अब इसे दे दो। भेड़िया दानव अधीरता से गुर्राया। तेजस की मां अव्यक्त भय से कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भेड़िया दानव को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह आगे बढ़ा और अकेले ही तेजस को छीन लिया। बच्चा, मेरा बच्चा। जबकि महिला बेकाबू होकर रो रही थी, उसने अपने बच्चे को वापस पाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने कमरे में मौजूद एकमात्र कंबल लिया और तेजस को उसे ढकने की कोशिश की। तेजस को अपने दिल में एक दर्दनाक दबाव महसूस हुआ। यह पहली बार था जब उसने इस नई दुनिया में दिल का दर्द महसूस किया था। अचानक तेजस की मां को एहसास हुआ कि उसका बच्चा उसकी ओर मुड़ा हुआ था। परिस्थितियों के बावजूद रो नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक नई रोशनी चमक उठी, जिसने उसे इतना मोहित कर दिया कि वह अपनी हरकतें रोक बैठी। चले जाओ, भेड़िया दानव ने उसे जोर से धक्का देते हुए गुर्राते हुए कहा। जैसे ही वह घास से ढकी जमीन पर लुढ़की, तेजस को घास की छोटी सी झोपड़ी से बाहर निकाला गया और उस जीव के शक्तिशाली पंजे में मजबूती से जकड़ लिया गया। खुले में तेजस को काटने वाली हवाओं ने घेर लिया। भेड़िया दानव ने शायद अपने शिकार को ठंड से बचाने के उद्देश्य से तेजस पर जर्जर कंबल डाल दिया। उस समय अंधकार ने सब कुछ घेर लिया था, जिसने क्षण भर के लिए तेजस को कड़कड़ाती ठंडी हवा से बचा लिया था। सांस लेने में संघर्ष के बावजूद तेजस ने कुछ समय तक धीरज रखा। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, चुपचाप विनती कर रहा था। मां, इस दुनिया को छोड़कर मत जाओ। कृपया जीवित रहो। जब तक मैं जीवित हूं, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि तुम अच्छी तरह से जी सको। मेरे लौटने का इंतजार करो। अपने आप को संभालने के बाद तेजस ने फैसला किया कि भेड़िया दानव ने उसे भोजन के लिए नहीं अगवा किया था। उसका तर्क सरल था। सबसे पहले उसके शरीर पर मौजूद मांस के छोटे छोटे टुकड़ों की तुलना में उसकी मां भोजन के रूप में कहीं अधिक मूल्यवान थी। दूसरी बात, भेड़िया दानव द्वारा उसे कंबल से ढकना उसे ठंड से मरने से बचाने की चिंता को दर्शाता है। अगर वह केवल भोजन होता तो उसका जीवित रहना कोई मायने नहीं रखता। हालांकि उनके द्वारा उसे जीवित ही खा जाने की भयावह संभावना अभी भी बनी हुई थी, जिसे पूरी तरह से खारिज करना असंभव था। वह चाहे कितना भी शांत क्यों न हो, 1 महीने का बच्चा परिस्थितियों के अनुसार खुद को डालने के अलावा और क्या कर सकता था। वह हर दिन को वैसे ही स्वीकार कर सकता था जैसे वह आता था। बाहरी दुनिया से आने वाली एकमात्र ध्वनि हवा की सीटी थी। इस जगह को दानव महाद्वीप के नाम से जाना जाता था, जिसे तेजस ने भाषा को मुश्किल से समझने के बाद ही खोजा था। जैसे उसने सोचा था, इस क्षेत्र में मनुष्यों को न केवल गुलाम माना जाता था, बल्कि उन्हें सबसे नीच गुलाम भी माना जाता था। उनके कमजोर शरीर उन्हें बेकार बना देते थे। बेशक यह भी संभावना थी कि वे अपने स्वामी का भोजन बन जाएं। केवल निम्नतम दासों को ही भोजन के रूप में माना जाना अपेक्षित था। बाकी किसी भी विवरण के बारे में तेजस अनभिज्ञ रहा। उसकी मां और अन्य मनुष्यों के बीच संवाद बहुत कम था। 1 महीना बीत गया था और उसे अपने पिता की एक झलक भी नहीं मिली थी, जो एक भयानक निष्कर्ष का संकेत था। कितना भयानक! असहनीय रूप से भयानक। भले ही मैं बिल्कुल नए सिरे से शुरू करूं, मुझे फिर से शुरू करने का मौका दो। तेजस ने मन ही मन विलाप किया। उसने पहले पुनर्जन्म की चुनौतियों पर विचार किया था, लेकिन वास्तविकता उसकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा कठिन थी। अंत में भेड़िया दानव रुक गया और तेजस ने उसे कुछ शब्द कहते हुए सुना। वह दुनिया की भाषा को समझ नहीं पाया, क्योंकि वह कंबल और दुनिया की भाषा की अपनी अल्प समझ दोनों से बाधित था। इसके तुरंत बाद उसने महसूस किया कि वह किसी दूसरे प्राणी के पास जा रहा है। जैसे ही कंबल हटाया गया, तेजस ने सहज रूप से अपने शरीर को रक्षात्मक रूप से सिकोड़ लिया। हवा की प्रत्याशित ठंड के विपरीत उसे गर्मी का एहसास हुआ। हालांकि नई गर्मी के साथ एक अप्रिय गंध भी आई। ऐसा कहा जा सकता है कि जन्म के बाद यह पहला ऐसा क्षण था जब उसने हर तरफ से अपने आसपास गर्मजोशी महसूस की। अपनी आंखें खोलकर उसने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। एक और बच्चा जो उन छोटे बंदरों में से एक जैसा दिखता है, एक दबी हुई आवाज फुसफुसाई। तभी तेजस उस प्राणी के सामने आ गया जिसने उसे पकड़ रखा था। क्या वह एक सुअर का सिर है? आगे विचार करने पर उसने निश्चय किया कि यह वास्तव में सुअर के सिर वाला प्राणी है। सुअर प्राणी ने तेजस को करीब से देखा और फिर उसे अंदर ले गया। रोने का शोर शुरू हो गया और तेजस को एहसास हुआ कि वह इस जगह पर अकेला बच्चा नहीं था। उसे एक नर्म गद्देदार घास के ढेर में रखा गया था। खैर, इसे घास का ढेर कहा जा सकता है, या
इसे घोंसला कहा जा सकता है। उसके चारों ओर रोने की आवाजें तेज हो गईं। यह कहानी के लिए एक उपयुक्त और मनोरम संस्करण है जिसमें तेजस की भावनाओं और अनुभवों को गहराई से व्यक्त किया गया है। उसके ऊपर एक छाया पड़ गई और उसका मुंह जबरन खोला गया। जैसे ही उसके होंठ हुए, एक बड़ी मुलायम वस्तु जिसकी महक मीठी और कच्ची थी उसके मुंह में ठूंस दी गई। जब गर्म दूध सीधे उसके गले में गया तो तेजस की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे उचित रूप से दूध पिलाया गया था। उसे आश्चर्य तब हुआ जब वह लगभग दम घुटने से मर गया। अगर उसकी जन्म देने वाली मां के दूध को एक टपकती धारा के रूप में वर्णित किया जाए तो इस दूध पिलाने की तुलना असंभव रूप से चौड़ी यांगजी नदी से की जाएगी, चीन की सबसे विशाल नदी। खुद को आने वाले दूध की बाढ़ में डूबने से बचाने के लिए तेजस ने अवचेतन रूप से अपने दांत विहीन मसूड़ों को कसने की कोशिश की ताकि दूध का प्रवाह नियंत्रित हो सके। एक बार जब उसने ऐसा किया तो वह दूध निगल सकता था, हालांकि कठिनाई के साथ। अपनी नाक से जोर से सांस लेते हुए उसने अपने कमजोर छोटे शरीर को दूध पिलाने के लिए समायोजित करने की पूरी कोशिश की। आखिरकार वह फिर से सामान्य रूप से सांस ले पाया। उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी और उसने दूध पीने की पूरी कोशिश की। पोषक तत्व, बहुत जरूरी पोषक तत्व। क्या यह उसके लिए उम्मीद की किरण थी? उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह मानव दूध है या सूअर का दूध। जब तक यह उसे खिलाता रहा वह संतुष्ट था। उसकी संतुष्टि ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि काली छाया उससे दूर चली गई। भले ही उसे इतना खिलाया गया था कि उसका पेट फूल गया था, लेकिन वह और खाना चाहता था। आखिरकार यह पहली बार था जब उसे लगा कि इस दुनिया में आने के बाद से उसने अच्छा खाना खाया है। जैसे जैसे उसकी भूख मिटती गई उसकी ऊर्जा का स्तर सुधरता गया और तेजस ने अपने आसपास की दुनिया को देखना शुरू कर दिया। वह जिस इमारत में था वह एक घर की तरह लग रही थी जिसके फर्श पर घास बिछी हुई थी। तेजस कमजोरी से अपना सिर इधर उधर घुमा रहा था क्योंकि वह अभी इतना मजबूत नहीं था कि खुद को पेट के बल पलट सके। वह सिर्फ अपने आसपास की चीजों को देख पा रहा था। उसके ठीक बगल में 3 या 4 बच्चे थे जो लगभग उसी उम्र के लग रहे थे। वे सभी उसके जैसे ही दिख रहे थे, दुबले पतले और कमजोर। हर कोई एक तरह की नरम घास पर लेटा हुआ था। कमरा गर्म था, सामान्य ठंड के मौसम से राहत। जिस सुअर नर्स ने अभी अभी उसे खाना खिलाया था उसने भी साथ साथ दूसरों को खाना खिलाया। तेजस ने सोचा, क्या मवेशियों की तरह पाला जाना ऐसा ही होता है? क्या हम गुलामों को एक समान रूप से पाला जा रहा है? तेजस ने खुद को तसल्ली देने की पूरी कोशिश की। कम से कम उसे खाया तो नहीं जाएगा, यही काफी था। पहले खिलाए जाने के बाद उसे लगा कि उसके बचने की संभावना बढ़ गई है। दिन बीते गए। सुअर की नर्स उन्हें खिलाने के लिए हर दिन 3 बार आती थी। शुरू में तेजस को बहुत ज्यादा दूध पिलाने की आदत नहीं थी। हालांकि वह जल्दी ही दूध पिलाने का आदी हो गया और अपने बढ़ते शरीर के लिए पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पीने की पूरी कोशिश की। स्वस्थ शरीर के साथ वह बढ़ सकता था और अंततः खेती करने का मौका पा सकता था। खेती के जरिए वह ताकत हासिल कर सकता था और अपने भाग्य पर नियंत्रण कर सकता था। चाहे वह किसी भी प्रकार की दुनिया में क्यों न पहुंच जाए, जीवित रहना सर्वोपरि था। जैसे जैसे दिन बीते गए तेजस ने अपना 100वां दिन देखा। उसके गोल मटोल गाल और गोरा रंग दूसरे बच्चों के बीच अलग ही नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई सुअर नर्सें आसपास थीं और कई बच्चे थे। 100 दिनों तक अच्छी तरह खाने और बढ़ने के बाद वह पहले से खुद से करवटें बदलने में सक्षम हो गया था और इसलिए वह और भी चीजें देख पा रहा था। सुअर नर्सों की बातें सुनकर वह उनकी भाषा समझने लगा और अपने आसपास की दुनिया के बारे में और ज्यादा जानने लगा। परी महाद्वीप भूमि द्रव्यमान में विशाल था, इतना बड़ा कि सुअर नर्सें इसका वर्णन नहीं कर सकती थीं। तेजस का पुनर्जन्म उत्तर पूर्व में एक छोटे से शहर में हुआ था जो वुल्फ डेमन कबीले के उच्च वर्ग के सदस्य का था। डेमन महाद्वीप के नाम से जानी जाने वाली भूमि को इसका नाम इसके प्रमुख निवासियों से मिला, जिसमें 2 अलग अलग जातियां शामिल थीं, दानव और अप्सराएं। सामूहिक रूप से उन्हें अक्सर डेमन के रूप में संदर्भित किया जाता था। यहाँ डेमन के रूप में अनुवादित शब्द में 2 अक्षर हैं, यौव और अप्सरा अप्सरानी।